साथियों नमस्कार। जय संविधान, जय भारत, जय मूल्यवासी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपका भी स्वागत है। आप हैं केपी बघेल जी, जो प्रदेश स्तर पर विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। आज तक इन्होंने जो भी राजनीतिक विश्लेषण किया वो सही और सटीक आंकड़े पाए। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में और कुछ आज नए सवालात लेकर के हम आपके सामने आए, क्योंकि जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है लोकसभा का। और इस लोकसभा के चुनाव को लेकर के ही कुछ सवालात हैं माननीय केपी बघेल जी से। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूपी में एक कहते हैं कि जो दिल्ली का जो तख्त-ओ-ताज है, दिल्ली का जो राजा बनता है वो यूपी से ही होकर रास्ता जाता है। तो यूपी के अंदर जो सपा सरकार है और उसका गठबंधन जो हुआ था कांग्रेस के साथ, तो वो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि ढीलम ढोल सा कि होगा कि नहीं होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए कमलेश जी, जो आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरएलडी, भीम आर्मी चीफ मिस्टर चंद्रशेखर, इन लोगों का गठजोड़ यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए लगभग तय हो गया है और ये अपने स्तर से काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीजेपी है, वो किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है कि एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों को जेल भेजना, ये उसकी फितरत में आ गया है। तो मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के प्रमुख आदरणीय अखिलेश जी को कि वो बड़ी सूझबूझ के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को लग रहा है ढुलमुल नहीं है, इनका गठबंधन तय है, लेकिन ये उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ताकि विरोधी को भी परास्त किया जाए और अपना काम भी जो है सही तरीके से किया जाए। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी थोड़ा बीच में। अभी एक आंदोलन हुआ ईवीएम को लेकर के, शायद आपको जानकारी होगी। 31 जनवरी का आंदोलन था जी। तो जिसमें शरद पवार जी ने भी साथ दिया, उनका बावन मेश्राम जी का, और भी कई विपक्षी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई मुझे रोल नजर नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आंदोलनों की बात होती है और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनमें कोई भी राजनीतिक पार्टी सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होती है और मेरा मानना यह है कि होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो सामाजिक आंदोलन है, देखिए मैं आपको थोड़ा 10 साल पीछे ले जाता हूँ। इस देश में जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी और जब 12-13 में अन्ना जी का आंदोलन छिड़ा, उस अन्ना के आंदोलन से देश इतना गर्म किया कि कांग्रेस को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया और अन्ना आंदोलन ने उस सरकार को गिरा दिया। और सच्चे मायने में अगर उसमें आप पूरी तरह बारीकी से उसका अध्ययन करें तो अन्ना आंदोलन में पूरा आरएसएस का हाथ था और जितनी भी भीड़ जो जाती थी वो आरएसएस की जाती थी। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये भीड़ आरएसएस की जाती है। तो इन लोगों को जो आज लाखों की 2-2 लाख की जो भीड़ हो रही है, उसमें इन लोगों की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबका उसमें योगदान है और ये बैक डोर से अपने लोगों को वहां भेज रहे हैं और भेजना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी भी इस ईवीएम के लिए कि ईवीएम हटनी चाहिए? बिल्कुल, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि ईवीएम इन्होंने अपना इस तरह से ये बना लिया है कि ईवीएम में भाई जब इतना विरोध हो रहा है, मैं नहीं मानता कि सब कुछ ईवीएम है या सब कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई चिंगारी है या कहीं भी धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो खामी होगी। अगर खामी नहीं है, अगर पाक साफ हैं
तो फिर खत्म करने में क्या दिक्कत है? सरकार ये कह दे कि भाई कोई आंदोलन नहीं, ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो हम जो है इस 2024 के लोकसभा चुनाव को ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से कराएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें थोड़ी बहुत झोल लगती है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, आपने कुछ कही कि इसका जो है कैसे क्या होगा, कैसे ये जो है इनसे मुकाबला करेगी। तो देखिए, मैंने ये देखा समाजवादी पार्टी में इस समय अखिलेश जी ने जितने भी कैंडिडेट घोषित किए हैं और जो वो पीडीए के तहत ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कार्य कर रहे हैं वो। और उनके जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल सोशल केमिस्ट्री के हिसाब से आ रहे हैं, ये मुझे शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। और अगर निश्चित रूप से सारे प्रत्याशी अगर उन्होंने इसी रणनीति के तहत उतारे तो निश्चित रूप से ये बीजेपी में भारी पड़ेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एक और बात कहना चाहूंगी सर मैं आपसे, जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है तो आप भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनके जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एडीसीडी के नाम पर डराया जा रहा है या देशद्रोही करा जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कर रही है ऐसा सरकार? क्यों करना चाह रही है? उन्हें डरा करके मतलब अपना वोट बैंक हासिल करना चाह रही है? क्या है कि इस बारे में क्या विचार करें? देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो भी उसके खिलाफ दो शब्द बोलता है जी, उसी पर ईडी, सीबीआई लगा के जो है उस पर जो है उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए कि ये लोग डर जाएंगे या पार्टी के जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, वो अंदर चले जाएंगे, कार्यकर्ता हताश हो जाएगा और जो है इससे जो है कुछ लोग डर के वो भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ये वो गलत फहमी में, ऐसा नहीं है। जनता हर बात को समझती है और ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात का भी कोई सवाल नहीं है। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि देश आज़ादी के बाद किस इस तरफ जाएगा, संवैधानिक व्यवस्थाओं की ओर जाएगा या फिर जिस तरह से वर्तमान सरकार चाहती है उस हिसाब की तरह जाएगा। ये फिर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सर आपको लगता है कि जैसे अगर 2024 में बीजेपी फिर से आती है तो जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं तो वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देगी क्या? ऐसा आपको कुछ लग रहा है सर? देखिए, मैं एक बात और कहूँगा कि संविधान खत्म करने की, लोकतंत्र खत्म करने की जो बात आपने कही है तो ये बात सही है कि आज लोकसभा चुनाव से पहले जितने बड़े विपक्षी लीडरान हैं उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक मध्यम वर्ग को अभी छोड़ा जा रहा है। मध्यम वर्ग में जो कार्यकर्ता आता है, जो वोट तक पहुंचता है, उसको छोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर 24 में सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है किसी की तो वो मध्यम वर्ग की है। क्यों? कि ऊपर वाला उसको तो वो जेल भेज देंगे तो उसको इस तरह से कवर कर देंगे या डरा हुआ भी है वो, और नीचे वाले को कोई चिंता नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, वो उतना अच्छी तरह से समझ भी नहीं पा रहा। इसलिए पूरा का पूरा दारोमदार इस चुनाव का है तो मध्यम लोगों पे है, बीच के लोगों पे है। इसलिए मैं उन बीच के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि ये इस व्यवस्था को सही करने के लिए आपकी पूरी जिम्मेदारी है और इसमें अगर आपने कोताही बरती तो 2024 में अगर यही सरकार आती है तो फिर नंबर मध्यम वर्ग के लोगों का आएगा, जो हम और आप लोग या जो लोग इस व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों को भी, इन लोगों का भी इंतजाम करने का वो काम करेंगे। सर एक और बात पूछना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने
समाज को जोड़ने का काम किया और लोगों को सीट दी, और उनके समय में बहुत सारी लोकसभा की सीटें आई भी, सब जानते हैं इस बात को। तो क्या उस तरह से उम्मीद की जा सकती है 2024 के चुनाव में कि अखिलेश जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उस पर चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नेताजी का अपना एक इतिहास रहा था और नेताजी वहाँ से चल के आए जहाँ से उम्मीद नहीं है कि लोग इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाएंगे। कुछ वाक्यांश, कुछ कदमों का मैं बहुत ही मुरीद रहा हूँ नेताजी के, कि नेताजी ने वो काम करके दिखाए कि शायद आज तक कोई राजनेता नहीं कर पाया। मैं 2-3 उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूँगा कि नेताजी ने एक बहराइच में समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, बंशीधर बौद्ध। वो उन्होंने जो है अपना काम करते करते वो ऐसी स्थिति आ गई कि व्यक्ति पर कुछ भी नहीं रहा और वो एक चाय का खोखा रख के उस आदमी को बैठना पड़ा जीवन यापन करने के लिए। और किसी तरह ये बात नेताजी को पता चली कि हमारा कार्यकर्ता आज इस स्थिति तक पहुंच गया है कि उसकी जो है वो 2 जून की रोटी भी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो उन्होंने बंशीधर बौद्ध को बुलाया और बहराइच की बलहा सीट से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, एमएलए बनाया। एमएलए बनने के बाद मंत्री बनाया, नंबर 1। नंबर दूसरा उदाहरण मैं दूंगा फूलन देवी का। फूलन देवी जो है इतने विरोध के बावजूद एक वर्ग, एक संप्रदाय इतना भारी विरोध कर रहा था और उस विरोध को झेलते हुए नेताजी ने मिर्जापुर से 2 बार एमपी बनाने का काम किया। और तीसरा उदाहरण मैं दूंगा रघुराज साक्य का, इटावा से जो सांसद हुआ करते थे। नेताजी, उनके पिताजी रघुराज साक्य को जब नेताजी के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि जो है ये आपका भतीजा, चूंकि रघुराज साक्य जसवंत नगर विधानसभा के ही थे, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगार है, इसके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। तो नेताजी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ, और एक परिवहन विभाग में क्लर्क के लिए उन्होंने जो है नौकरी दिलवा दी। और जब नौकरी दिलवा दी उसके 4-5 साल बाद नेताजी का फोन आता है और कहते हैं कि रघुराज इस्तीफा दे दो। रघुराज नहीं सोच पाते। नेताजी फिर कहते हैं सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप इस्तीफा देके और लखनऊ आ जाइए। और इस्तीफा देने के बाद लखनऊ बुला लिया जाता है और तुरंत इटावा से लोकसभा की टिकट फाइनल कर दी जाती है और रघुराज साक्य उसी चुनाव में एमपी बन जाते हैं। तो नेताजी ने जो साहसिक कदम उठाए कि लोगों को फर्श से उठाकर और कहां तक पहुंचाया है, इस काम के लिए हालांकि अखिलेश जी का मैं अभी देख रहा हूं कि वो उस कदम को जो है कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत और बेहतर करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो नेताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो उनके उम्मीदवार आ रहे हैं उससे मुझे निश्चित लगता है कि 2024 में बीजेपी को वो परास्त करेंगे। अच्छा, जैसे बहन जी ने मना कर दिया गठबंधन करने सपा सरकार के साथ में, तो क्या लगता है बहन जी बीजेपी की तरफ जाएंगी या मतलब कर सकती हैं सपा से गठबंधन? इस बारे में क्या लगता है सर? कि बहन जी के बारे में जहाँ तक सवाल है, क्योंकि बहन जी के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह से सभी नेता ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा बहन जी भी हैं। और उससे बचने के लिए बहन जी अभी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही हैं, लेकिन ये वो भी जानती हैं कि बीजेपी सरकार पुनः आती है तो सबसे बड़ा जो खतरा होगा, सबसे ज़्यादा जो चोट होगी वो उसी समाज पर होगी जिस समाज से बहन जी आती हैं। और इस तरह के कुछ उदाहरण मुझे देखने को मिल भी रहे हैं। तो आप
आपको लगता है कि शायद आगे चल कर के गठबंधन कर सकती हैं बहन जी? राजनीति में सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो साथियों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए बहुत बहुत तो धन्यवाद। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।